परिवहन एवं संचार प्राकृतिक संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों और बाजार का किसी एक ही स्थान पर पाया जाना दुर्लभ होता है। परिवहन संचार एवं व्यापार उत्पादन केंद्रों और उपभोग केंद्रों को जोड़ते हैं। विशाल उत्पादन और विनिमय की प्रणाली अत्यंत जटिल होती है। प्रत्येक प्रदेश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिसके लिए वहां आदर्श दशाएं उपलब्ध होती हैं। ऐसी वस्तुओं का व्यापार एवं विनिमय परिवहन और संचार पर निर्भर करता है। इस प्रकार जीवन का स्तर व जीवन की गुणवत्ता भी दक्ष परिवहन, संचार एवं व्यापार पर निर्भर करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में परिवहन और संचार के साधन एक ही थे, परंतु आज दोनों ने सुस्पष्ट और विशेषीकृत स्वरूप प्राप्त कर लिया है। परिवहन योजक और वाहक उपलब्ध कराता है जिनके माध्यम से व्यापार संभव होता है। परिवहन परिवहन व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सेवा या सुविधा को कहते हैं, जिसमें मनुष्यों, पशुओं तथा विभिन्न प्रकार के गाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे गमनागमन स्थल जल एवं वायु में होता है। सड़कें और रेलमार्ग स्थलीय परिवहन का भाग हैं, जबकि नौ परिवहन तथा जल मार्ग एवं वायु मार्ग परिवहन के अन्य दो प्रकार हैं। पाइपलाइनें पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तरल अवस्था में अयस्कों जैसे पदार्थों का परिवहन करती हैं। इसके अतिरिक्त परिवहन समाज की आधारभूत आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए रचा गया एक संगठित सेवा उद्योग है। इसके अंतर्गत परिवहन मार्गों, लोगों और वस्तुओं के वहन हेतु गाड़ियों, मार्गों के रखरखाव और लदान उतराव तथा वितरण का निपटान करने के लिए संस्थाओं का समावेश किया जाता है। प्रत्येक देश ने प्रतिरक्षा उद्देश्यों के लिए विभिन्न प्रकार से परिवहन का विकास किया है। दक्ष संचार व्यवस्था से युक्त आश्वासित एवं तीव्रगामी परिवहन प्रकीर्णन लोगों के बीच सहयोग एवं एकता को प्रोन्नत करता है। परिवहन जाल क्या होता है? अनेक स्थान जिनसे परस्पर मार्गों की श्रेणियों द्वारा जोड़े दिए जाने पर जिस प्रारूप का निर्माण होता है उसे परिवहन जाल कहते हैं। परिवहन की विधाएं, विश्व परिवहन की प्रमुख विधाएं जैसे कि पहले बताया जा चुका है, स्थल, जल, वायु और पाइपलाइन है। इनका प्रयोग अंतर प्रादेशिक तथा अंतर प्रादेशिक परिवहन के लिए किया जाता है और पाइपलाइन को छोड़कर प्रत्येक यात्रियों और माल दोनों का वहन करती हैं। किसी विधा का सार्थकता परिवहित की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, परिवहन की लागतों और उपलब्ध विधा पर निर्भर करती है। वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय संचालन का निपटान भारवाही जलयानों द्वारा किया जाता है। कम दूरी एवं एक घर से दूसरे घर की सेवा प्रदान करने में सड़क परिवहन सस्ता एवं तीव्रगामी है। किसी देश के भीतर स्थल पदार्थों के विशाल परिमाण को लंबी दूरियों तक परिवहन करने के लिए रेल सर्वाधिक अनुकूल साधन है। उच्च मूल्य वाली हल्की तथा नाशवान वस्तुओं का वायु मार्गों द्वारा परिवहन सर्वश्रेष्ठ होता है। परिवहन हेतु वायु यातायात अच्छी विधि है। एक सुप्रबंधित परिवहन तंत्र में ये विभिन्न विधाएं एक दूसरे के पूरक होती हैं। सड़क परिवहन अधिकांशतः वस्तुओं एवं सेवाओं का अधिकांश संचलन स्थल पर होता है। आरंभिक दिनों में मानव स्वयं वाहक थे। क्या आपने कभी किसी दुल्हन को डोली या पालक से 4 व्यक्तियों उत्तरी भारत में कहार द्वारा ले जाते हुए देखा है? बाद के वर्षों में पशुओं का उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाने लगा, क्योंकि आपने कभी खच्चरों, घोड़ों और ऊंटों को ग्रामीण क्षेत्रों में सामान ढोते हुए देखा है। पहियों के आविष्कार के बाद गाड़ियों और माल डिब्बों का प्रयोग महत्वपूर्ण हो गया। परिवहन में क्रांति 18वीं शताब्दी में भाप के इंजन के आविष्कार के बाद आई। संभवतः प्रथम सार्वजनिक रेल मार्ग 1825 में उत्तरी इंग्लैंड के स्कॉटन और डार्लिंगटन स्थानों के मध्य प्रारंभ हुआ और उसके बाद से ही रेल मार्ग 19वीं शताब्दी में परिवहन के सर्वाधिक लोकप्रिय और तीव्रतम प्रकार बन गया। रेल मार्गों ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक महाद्वीप क्षेत्रों को वाणिज्य, अन्न, कृषि, खनन और विनिर्माण के लिए खोल दिया। अंतर्दहन इंजन के आविष्कार ने सड़कों की गुणवत्ता और उन पर चलने वाले चित्र में प्रदर्शित ऑस्ट्रिया में रज्जु मार्ग एवं तार गाड़ियां दिखाई गई हैं। परिवहन का
यह साधन प्रायः तीव्र ढाल वाले पर्वतों और खानों में पाया जाता है, जहां सड़क निर्माण उपयुक्त नहीं होती है। वाहनों, कार, ट्रक इत्यादि के संदर्भ में सड़कें परिवहन में क्रांति ला दी। स्थल परिवहन के अंतर्गत नवीनतम विकास के रूप में पाइपलाइनों, राजमार्गों तथा तार मार्गों को रखा जाता है। तरल पदार्थ जैसे खनिज तेल, जल और मल और नाली मल का परिवहन पाइपलाइनों द्वारा किया जाता है। रेल मार्ग, समुद्र पोत, बजरे, नौकाएं, मोटर, ट्रक और पाइपलाइनों बड़े मालवाहक हैं। सामान्यतः मानव कुली, बोझ ढोने वाले पशु गाड़ियां अथवा माल डिब्बों जैसे पुराने और प्रारंभिक रूप परिवहन के सर्वाधिक खर्चीले साधन हैं, जबकि बड़े मालवाही सस्ते पड़ते हैं। विशाल देशों के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले आधुनिक जलमार्गों और वाहकों को संपूरकता प्रदान करने में इनका बहुत महत्व है। भारत और चीन के सघन बसे जिलों में आज भी मानव कुलियों और मनुष्य द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से होने वाले स्थल परिवहन का प्रचलन है। बोझ ढोने वाले पशु घोड़ों का प्रयोग पश्चिमी देशों में भी भारवाही पशुओं के रूप में किया जाता है। कुत्तों एवं रेडियरों का प्रयोग उत्तरी अमेरिका, उत्तरी पूर्व यूरोप और साइबेरिया के हिमांचित मैदानों में स्लेज को खींचने के लिए किया जाता है। पर्वतीय प्रदेशों में खच्चरों को वरीयता दी जाती है, जबकि ऊंटों का प्रयोग मरुस्थलीय क्षेत्रों में कारवाओं के संचालन में किया जाता है। भारत में बैलों का प्रयोग छकड़ों को खींचने में किया जाता है। को खींचने में किया जाता है। ये चित्र इथियोपिया में गांव के तेफक्की में घोड़ा गाड़ी दिखाई गई है। चित्र 8.। सड़कें छोटी दूरियों के लिए सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक होता है। सड़कों द्वारा माल का परिवहन महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्योंकि इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। कच्ची सड़कें यद्यपि निर्माण की दृष्टि से सरल होती हैं, सभी ऋतुओं में प्रभावी व प्रयोग योग्य नहीं होती हैं। वर्षा ऋतु में इन पर मोटर वाहन नहीं चलाए जा सकते और यहाँ तक कि पक्की सड़कें भी अत्यधिक भारी वर्षा एवं बाढ़ के समय गंभीर रूप से प्रभावित हो जाती हैं। ऐसी परिस्थितियों में रेल मार्गों के साथ ऊंचा भराव और रेल परिवहन सेवाओं का रखरखाव एक प्रभावी समाधान है, किंतु रेल मार्ग छोटे होने के कारण विशाल और विकासशील देशों की आवश्यकताओं को कम लागत पर पूरा नहीं कर पाते। इस प्रकार सड़कें किसी भी देश के व्यापार और वाणिज्य को विकसित करने एवं पर्यटक को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विकसित एवं विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में पर्याप्त अंतर पाया जाता है, क्योंकि सड़कों के निर्माण व उनके रखरखाव पर भारी खर्च आता है। विकसित देशों में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें सर्वत्र पाई जाती हैं और तीव्रगामी संचालन के लिए मोटर मार्गों, ऑटो वाहन, जर्मनी और अंतर्राज्यीय राजमार्गों के द्वारा लंबी दूरियों को जोड़ती हैं। भारी बोझ को ढोने वाली बड़े आकार और शक्ति वाली लारियां एक समान बात है, परंतु दुर्भाग्य से विश्व का सड़क तंत्र भली प्रकार विकसित नहीं हो पाया। विश्व की कुल मोटर वाहन चलाने योग्य सड़कों की लंबाई मात्र 150 लाख किलोमीटर है, जिसका 33% भाग उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या पश्चिमी यूरोप की तुलना में इस महाद्वीप में पाए जाते हैं। यह तथ्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि विश्व में सड़कों के विकास में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं महाद्वीपीय स्तर पर समानता के स्थान पर असमान वितरण पाया जाता है। यातायात प्रवाह पिछले कुछ वर्षों में सड़कों पर यातायात में नाटकीय वृद्धि हुई है। जब सड़क तंत्र यातायात की जरूरतों के अनुरूप विकसित न हो पाए तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। नगरों की सड़कों पर दीर्घकालीन संकुलता पाई जाती है। यातायात के शीर्ष उच्च बिंदु और गर्त निम्न बिंदु सड़कों पर दिनों के विशेष समय पर देखे जा सकते हैं। उदाहरणतः काम के समय से पहले और बाद में विश्व के अधिकांश नगर सड़कों पर पाई जाने वाली यातायात संकुलता की समस्या का सामना कर रहे हैं। बेहतर कल के लिए इन पंक्तियों पर विचार कीजिए। नागरिक परिवहन समाधान, उच्चतर पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण, MRT, सार्वजनिक बस सेवा में सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग, महामार्ग दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली पक्की सड़कों होती हैं। इनका निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि
अबाधित रूप से यातायात का आवागमन हो सके। यातायात के अबाधित प्रवाह की सुविधा के लिए अलग अलग यातायात लेन, पुलों, फ्लाई ओवर और दोहरे वाहन मार्गों से युक्त ये 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती हैं। विकसित देशों में प्रत्येक नगर और पत्तन नगर महामार्गों द्वारा जुड़े हुए हैं। चित्र में प्रदर्शित भारत में धर्मावर्म टूनी राष्ट्रीय महामार्ग का दृश्य दिखाया गया है। अमेरिका में महामार्गों का घनत्व उच्च है, जो लगभग 0.65 किमी प्रति वर्ग किमी है। प्रत्येक स्थान महामार्गों से 20 किमी की दूरी पर स्थित है। पश्चिमी प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित नगर पूर्व में अटलांटिक महासागरीय तट पर स्थित नगरों से भली भांति जुड़े हुए हैं। इस प्रकार उत्तर में कनाडा के नगर, दक्षिण में मैक्सिको के नगरों से जुड़े हैं। ट्रांस कनाडियन महामार्ग पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के वैंकूवर स्थान को पूर्वी तट पर सीधे न्यूफाउंडलैंड प्रांत के सेंट जॉन नगर से जोड़ता है तथा अलास्का राजमार्ग कनाडा के एडमंटन को अलास्का के एक रेंज से जोड़ता है। निर्माणाधीन पान अमेरिकन महामार्गों, जिसकी अधिकांश भाग का निर्माण किया जा चुका है, के द्वारा दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका के देश और संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा भी आपस में जुड़ जाएंगे। यूरोप में वाहनों की बहुत विशाल संख्या तथा मार्गों का सुविकसित जाल पाया जाता है, परंतु महामार्गों को रेल मार्ग एवं जलमार्ग के साथ कड़ी प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ता है। रूस में यूराल के पश्चिम में स्थित औद्योगिक प्रदेश में महामार्गों के अत्यधिक सघन जाल का विकास हुआ है, जिसकी धुरी मॉस्को है। महत्वपूर्ण मॉस्को व्लादिवोस्टोक महामार्ग पूर्व में स्थित प्रदेश की सेवा करता है। अत्यधिक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्रफल के कारण रूस में महामार्ग इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने रेल मार्ग। चीन में महामार्ग प्रमुख नगरों को जोड़ते हुए देश में क्रिस क्रॉस करते हैं। उदाहरणतः ये शांसो वियतनाम सीमा के समीप, शंघाई मध्य चीन, गवांग जाओ दक्षिण एवं बीजिंग उत्तर को परस्पर जोड़ते हैं एवं नवीन महामार्ग तिब्बत क्षेत्र में चेंगडू को लहासा से जोड़ता है। भारत में अनेक महामार्ग पाए जाते हैं जो प्रमुख शहरों और नगरों को जोड़ते हैं। उदाहरण स्वरूप राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 जो बनारसी को कन्याकुमारी से जोड़ता है और देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। निर्माणाधीन स्वर्णिम चतुर्भुज एवं द्रुत मार्गों के द्वारा प्रमुख महानगर नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, कोलकाता तथा हैदराबाद को जोड़ने की योजना है। अफ्रीका में एक महामार्ग उत्तर में स्थित अल्जीयर्स को गुयाना के कोनाक्री से जोड़ता है। इसी प्रकार कैरो केप टाउन से जुड़ा हुआ है। सीमावर्ती सड़कें अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के सहारे बनाई गई सड़कों की सीमावर्ती सड़कें कहा जाता है। ये सड़कें सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रमुख नगरों से जोड़ने और प्रतीक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। प्रायः सभी देशों में गांव एवं सैन्य शिविरों तक वस्तुओं को पहुंचाने के लिए ऐसी सड़कें पाई जाती हैं। रेलमार्ग लंबी दूरी तक स्थल वस्तुओं और यात्रियों के स्थल परिवहन की विधा है। रेल लाइनों को चौड़ाई गेज प्रत्येक देश में अलग अलग पाई जाती है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी 1.5 मीटर से अधिक मानक 1.44 मीटर लाइन 1 मीटर और छोटी लाइन में वर्गीकृत किया जाता है। मानक लाइन का प्रयोग ब्रिटेन में किया जाता है। दैनिक आवागमन की रेल ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और भारत में अत्यधिक लोकप्रिय हैं। ये दैनिक रेलगाड़ियां नगरों में प्रतिदिन लाखों यात्रियों को ले जाती हैं और ले आती हैं। विश्व में लगभग 13 लाख किमी लंबे रेल यातायात मार्ग हैं। चित्र में वियना में ट्यूब रेल मार्ग दिखाई गई है। यूरोप में विश्व का सघनता रेल तंत्र पाया जाता है। यहाँ रेल मार्ग लगभग 4,40,000 किमी लंबे हैं, जिनमें से अधिकांश दोहरे अथवा बहुमार्गी हैं। बेल्जियम में रेल घनत्व सर्वाधिक अर्थात प्रति 06.5 वर्ग किमी क्षेत्र पर लगभग 1 किलोमीटर पाया जाता है। औद्योगिक प्रदेश विश्व के कुछ
सर्वाधिक घनत्व का प्रदर्शन करते हैं। लंदन, पेरिस, ब्रुसेल्स, मिलान, बर्लिन और वर्सा महत्वपूर्ण रेल केंद्र हैं। इंग्लैंड में स्थित यूरो टनल ग्रुप द्वारा प्रचलित सुरंग मार्ग लंदन को पेरिस से जोड़ता है। महाद्वीप पारीय पारीय रेल मार्ग, वायु मार्ग और सड़क मार्ग की अपेक्षाकृत लोचदार तंत्रों की तुलना में अपना महत्व खोते जा रहे हैं। यूराल के पश्चिम में अत्यंत सघन जाल से युक्त रूस में रेल मार्ग के द्वारा देश के कुल परिवहन का लगभग 90% भाग प्रबंधनीय होता है। मॉस्को रेलवे का महत्वपूर्ण मुख्यालय है, जहां देश के विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न भागों में प्रमुख लाइनें विकृत होती हैं। मॉस्को में भूमिगत रेल मार्ग और दैनिक आवागमन की गाड़ियां भी महत्वपूर्ण हैं। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक विस्तृत रेल मार्ग तंत्र है, जो विश्व के कुल रेल मार्गों का लगभग 40% है। इसके विपरीत यूरोप के अनेक देशों में रेल मार्गों का प्रयोग यात्री परिवहन की अपेक्षा अधिकतर लंबी दूरी के स्थूल पदार्थों जैसे अयस्क, अनाज, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी आदि के परिवहन हेतु अधिक होता है। सर्वाधिक सघन रेल तंत्र पूर्वी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका तथा उससे संलग्न कनाडा के उच्च औद्योगिक एवं नगरीय प्रदेशों में पाया जाता है। कनाडा में रेल मार्ग सार्वजनिक सेक्टर में है और पूरे विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वितरित है। महाद्वीपीय रेल मार्गों के द्वारा गेहूं एवं कोयले के भार के अधिकांश भाग का परिवहन किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया का लगभग 40,000 किमी लंबे रेल मार्ग में है, जिसका 25% अकेले न्यू साउथ वेल्स में पाया जाता है। पश्चिम पूर्वी ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय रेल मार्ग पर्थ से सिडनी तक एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है। न्यूजीलैंड में रेल मार्ग मुख्यतः उत्तरी द्वीप में पाए जाते हैं, जो कृषि क्षेत्र को अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। दक्षिण अमेरिका में रेल मार्ग 2 प्रदेशों में सघन है, जिसका नाम है अर्जेंटीना के पंपास तथा ब्राजील के कॉफी उत्पादक प्रदेश। ये दोनों प्रदेशों में दक्षिण अमेरिका के कुल रेल मार्गों का 40% भाग पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका के शेष देशों में केवल चिली एकमात्र ऐसा देश है जहां महत्वपूर्ण लंबाई के रेल मार्ग हैं, जो तटीय केंद्रों को आंतरिक क्षेत्रों में स्थित खनन स्थलों से जोड़ते हैं। पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में छोटे एकल मार्ग वाली रेल लाइन पाई जाती हैं, जो पतनों को आंतरिक क्षेत्रों के साथ अंतर जोड़क योजकों के बिना जोड़ते हैं। यहाँ केवल एक महाद्वीपीय रेल मार्ग है, जो एडीज पर्वतों के पार 3900 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित उस प्लाटा दर्रे से गुजरता हुआ ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना को वालपैराइजो से मिलाती है। एशिया में जापान, चीन और भारत के सघन बसे हुए क्षेत्रों में रेल मार्ग का सघनता घनत्व पाया जाता है। अन्य देशों में अपेक्षाकृत कम रेल मार्ग बने हैं। विस्तृत मरुस्थलों और विरल जनसंख्या के प्रदेशों के कारण रेल सुविधाओं का न्यूनतम विकास हुआ है। क्या आप जानते हैं? ट्रेन टू तिब्बत। The Tren-Quengal Tibet train is the marvel that is no predecessor in the past. The rail line stretched 1956 किमी from the Jining to Lhasa, 960 किमी 4000 मीटर above sea level, and the highest point is the 5072 मीटर, 200 मीटर higher than the Peruvian railway in the Andes and Farmer. World's highest track, about the 550 किमी of the trucker run on the frozen earth. दूसरा विशालतम महाद्वीप होने के बावजूद अफ्रीका में केवल 40,000 किमी लंबे रेल मार्ग हैं, जिनमें से सोने, हीरे के सांद्रण और तांबा खनन क्रियाकलापों के कारण अकेले दक्षिण अफ्रीका में 18,000 किमी लंबे रेल मार्ग हैं। महाद्वीप के प्रमुख रेल मार्ग बेंगुएला रेल मार्ग, जो अंगोला से कटांगा, जाम्बिया, तांबे की पेटी से होकर जाता है। दूसरा तांजानिया रेल मार्ग, जाम्बिया ताम्र पेटी से तट पर स्थित दार ए सलाम तक।
बोत्सवाना और जिम्बाब्वे से होते हुए रेल मार्ग जो स्थल रुद्र राज्यों को दक्षिण अफ्रीका रेल तंत्र से जोड़ता है। और चौथा, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र के केप टाउन से प्रोटोरिया तक ब्लू ट्रेन। अन्य स्थानों पर जैसे अल्जीरिया, सेनेगल, नाइजीरिया, केन्या और इथोपिया में रेल मार्ग पतन नगरों को आंतरिक केंद्रों से जोड़ते हैं, परंतु अन्य देशों के साथ अच्छे रेल तंत्र की रचना नहीं करते। पार महाद्वीपीय रेल मार्ग पूरे महाद्वीप से गुजरते हुए इसके दोनों छोरों को जोड़ते हैं। इसका निर्माण आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विभिन्न 10 दिशाओं में लंबी यात्राओं की सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया था। पार साइबेरियन रेल मार्ग। रूस का यह प्रमुख रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता और खबरोवस्क से होता हुआ जाता है। चित्र 8.5 में यह एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,332 किमी दोहरे पथ से युक्त विद्युतीकृत पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। इसने अपने एशियाई प्रदेशों को पश्चिम यूरोपीय बाजार से जोड़ा है। यह रेल मार्ग यूराल पर्वत, ओम्बो और एनीस नदियों से गुजरता है। चीता एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र और इरकुटस्क एक फर केंद्र है। इस रेल मार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी है, जैसे ओडेसा यूक्रेन के कैस्पियन तट पर, बालू ताशकंद उज्बेकिस्तान, उलन बटोर मंगोलिया और रोनयांग मकदेन चीन में बीजिंग की ओर। पार कैनेडियन रेल मार्ग। कनाडा की यह 7,050 किमी लंबी रेल लाइन पूर्व में हैलिफैक्स से आरंभ होकर मॉन्ट्रियल, ओटावा, विनिपेग और कैलगरी से होती हुई पश्चिम में प्रशांत तट पर स्थित वैंकूवर तक जाती है। चित्र 8.6 इसका निर्माण 1886 में मूल रूप से एक संधि के अंतर्गत पश्चिमी तट पर स्थित ब्रिटिश कोलंबिया को राज्यों के संघ में सम्मिलित करने के उद्देश्य से किया गया था। बाद के वर्षों में क्यूबेक, मॉन्ट्रियल औद्योगिक प्रदेश को पेरियरी प्रदेश की गेहूं में खाल और उत्तर में शंकुधारी वन प्रदेशों से जोड़ने के कारण इस रेल मार्ग का महत्व बढ़ गया। इस प्रकार इन प्रदेशों में से प्रत्येक दूसरे का संपूरक बन गया। विनिपेग में थंडर खाड़ी सुपीरियर झील तक एक समृद्ध मार्ग। इस रेल लाइन को विश्व के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक से गेहूं और मांस इस मार्ग द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्यात है। यह लाइन कनाडा की आर्थिक धमनी है। संघ और प्रशांत रेल मार्ग। यह रेल मार्ग अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क को क्लीवलैंड, शिकागो, ओहामा, इवांस, अगेडन और सैक्रामेंटो से होती हुई प्रशांत तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को से मिलती है। इस मार्ग आर्कटिक महासागर, बाल्टिक सागर, रूस, ओखोटस्क सागर, काराकोरस्क, व्लादिवोस्टोक, चिंता, अंगास्क, क्रायोनोयास्क, नोवोसिबिर्स्क, ओमस्क, ट्यूमिनिया, येकोटेरिनबर्ग, कजाकिस्तान, मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ती पार साइबेरियन रेल मार्ग जो रूस में 0 से 3,000 से 600 से 900 किमी को प्रदर्शित की गई है। ब्यूफोर्ट सागर, बम्फिन सागर, ग्रीनलैंड, लेब्राडोर सागर, हडसन खाड़ी कनाडा, कैम्पलूप्स, कैलगरी, रेगिना, विनिपेग, कैडबरी, मॉन्ट्रियल, ओटावा, क्यूबेक, सिडनी, हैलिफैक्स,
अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर के लिए वैंकूवर विक्टोरिया संयुक्त राज्य अमेरिका का, जो 0 से 333 किमी के इधर वाले और 0 से 333 से 366 किमी पर दिखाए गई हैं। पार कैनेडियन रेल मार्ग का यह दृश्य दिखाया गया है। द्वारा किए जाने वाले सर्वाधिक मूल्यवान निर्यातक अयस्क अनाज, कागज, रसायन और मशीनरी हैं। ऑस्ट्रेलियाई पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, यह रेल लाइन पश्चिमी तट पर पार्थ से आरंभ होकर कल, गुरली, वोकन हिल और पोर्ट अगस्ता से होकर पूर्वी तट पर स्थित सिडनी को मिलाते हुए महाद्वीप के दक्षिण भाग के आर पार पश्चिम से पूर्व को जाती है। चित्र 8.7। एक अन्य उत्तर दक्षिण लाइन एडिलेड और एलिस स्प्रिंग को जोड़ती है और आगे इसे डार्विन बिरदूम लाइन से जोड़ा जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस, यह लाइन पेरिस से स्ट्रैसबर्ग, म्यूनिख, वियना, बुडापेस्ट और बेलग्रेड होती हुई इस्तांबुल तक जाती है। इस एक्सप्रेस लाइन द्वारा लंदन से इस्तांबुल तक लगने वाला यात्रा का समय समुद्रीय मार्ग से लगने वाले 10 दिन की तुलना में मात्र 96 यानी 96 घंटे रह गया है। इस रेल मार्ग द्वारा होने वाले प्रमुख निर्यात पनीर, सुअर की मांस, जई, शराब, फल और मशीनरी हैं। इस्तांबुल को बैंकॉक वाया ईरान, पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार को जोड़ने वाली एशियाई रेलवे के भी निर्माण का प्रस्ताव है। जल परिवहन के महत्वपूर्ण लाभों में से यह एक है। इसमें मार्गों का निर्माण नहीं करना पड़ता है। महासागर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इनमें विभिन्न आकार के जहाज चल सकते हैं। आवश्यकता केवल दोनों छोरों पर पतन सुविधाएं प्रदान करने की है। यह परिवहन बहुत सस्ता पड़ता है क्योंकि जल का घर्षण स्थल की अपेक्षा बहुत कम होता है। जल परिवहन की ऊर्जा लागत की अपेक्षाकृत कम होती है। जल परिवहन को समुद्री मार्ग और आंतरिक जल मार्ग में विभक्त किया जाता है। तिमोर सागर, हिंद महासागर, कोरल सागर, ऑस्ट्रेलिया के नीचे हिंद महासागर और तास्मान महासागर और बीच में यह लाइन पार्थ से कल, गुरली, फॉरेस्ट, पोर्ट अगस्ता, पोर्ट पीरी, पीटरबरो, ब्रोकेन हिल, रोटो, पार्क्स, सिडनी, एल्बरी, मेलबर्न होते हुए ऑस्ट्रेलिया पार महाद्वीप यह रेल मार्ग का दृश्य ये प्रदर्शित किया गया है। एफेल टावर से साइन नदी का दृश्य हम देख सकते हैं कि किस प्रकार यह नदी एक महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग बना गई है। ये जलमार्ग दृश्य में दिखाया गया समुद्री मार्ग महासागर सभी दिशाओं में मुड़ सकने वाले ऐसे महामार्ग प्रस्तुत करते हैं जिनकी कोई रखरखाव की लागत नहीं होती है। समुद्री जहाजों द्वारा महासागरों का मार्गों में रूपांतरण मनुष्य की पर्यावरण के साथ अनुकूल की महत्वपूर्ण घटना है। एक महाद्वीपीय से दूसरे महाद्वीप तक स्थल पदार्थों का लंबी दूरियों तक समुद्री परिवहन स्थल और वायु परिवहन की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। आधुनिक यात्री जहाज और मालवाहक पोत, रडार, बेतार के तार व अन्य नौ परिवहन संबंधी सुविधाओं से लैस होते हैं। शीघ्र नाशवान वस्तुओं के लिए प्रतिशीतन कोष्ठक, टैंकरों और विशेषकृत जहाजों ने नौ भार के परिवहन को उन्नत बना दिया है। कंटेनरों के प्रयोग ने विश्व के प्रमुख पत्तनों पर नौ भार को निपटने को सरल बना दिया है। महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग, प्रमुख समुद्री मार्गों को चित्र 8.9 में दर्शाया गया है। निम्नलिखित पृष्ठों में कुछ महत्वपूर्ण मार्गों का विवेचना की गई है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, यह मार्ग औद्योगिक दृष्टि से विकसित विश्व के दो प्रदेशों उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम यूरोप को मिलाता है। विश्व का 1/4 विदेशी व्यापार इस मार्ग द्वारा परिवाहित होता है, इसलिए यह विश्व का व्यस्तम व्यापारिक जल मार्ग है। दूसरे अर्थों में इसे बृहद ट्रक मार्ग कहा जाता है। दोनों
तटों पर पतन और पोताश्रय की उन्नत सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रियाकलाप अपने मानचित्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के तटों पर स्थित ढूंढिए महत्वपूर्ण पत्तनों को ढूंढिए। भूमध्य सागर, हिंद महासागर, समुद्रीय मार्ग। यह समुद्रीय मार्ग प्राचीन विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाला क्षेत्रों से गुजरता है और किसी भी अन्य मार्ग की अपेक्षा अधिक देशों और लोगों को सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो और सिंगापुर इस मार्ग की महत्वपूर्ण पत्तनों में से कुछ हैं। अंतमास अंतरीप से होकर जाने वाले आरंभिक मार्ग की तुलना में सुएज नहर के निर्माण से दूरी और समय में अत्यधिक कमी हो गई है। उत्तमासा अंतरीप समुद्री मार्ग या व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश को पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक, कृषि तथा पशुपालक आधारित अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ता है। सुएज नहर के निर्माण से पहले यह मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता था, जो सुएज नहर मार्ग से 6400 किमी लंबा था। सोना, हीरे, तांबा, टीन, मूंगफली, गिरी का तेल, कहवा और फलों जैसे समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों के कारण दोनों पूर्वी और पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा और यातायात में वृद्धि हो रही है। नॉर्थ केप, बेटल हार्बर, लंदन, हैगबर्ग, कराची, कोलकाता, मुंबई, कोलंबो, अदन, मोम्बासा, सुएज नहर बीच में। नीचे डबरन, केप टाउन, मोंटेवीडियो, वेलर, रायो डी जेनेसे, कललाओ, बेलम, कालोन, पनास, होनोलुलु, न्यूयॉर्क, हैम्बर्ग, लंदन, बेटल हार्बर, वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को, न्यू ऑरलियंस, योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, पर्थ, सिडनी, फ्रीमैंटल, मेलबर्न, ऑकलैंड। प्रमुख समुद्री मार्ग और समुद्री पतन के दृश्य दिखाए गए हैं। जोड़कर प्रमुख समुद्री मार्ग और समुद्री पतन का दृश्य बिंदी वाले जितने समुद्री पतन हैं। दक्षिणी अटलांटिक समुद्री मार्ग अटलांटिक महासागर पार एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है, जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे से मिलाता है। इस मार्ग पर यातायात उत्तरी अटलांटिक मार्ग की तुलना में दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के सीमित विकास और कम जनसंख्या के कारण बहुत कम है। केवल दक्षिण पूर्वीय ब्राजील प्लाट ज्वारनदमुख और दक्षिण अफ्रीका के कुछ भागों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण हुआ है। रायो डी जेनीरो और केप टाउन के बीच मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है, क्योंकि दोनों दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में एक जैसे उत्पाद और संसाधन है। उत्तरीय प्रशांत समुद्री मार्ग विस्तृत उत्तरीय प्रशांत महासागर के आर पार व्यापार अनेक मार्गों के द्वारा संचालित होता है, जो होनोलुलु में मिलते हैं। बृहत वृत्त पर स्थित मार्ग वैंकूवर और योकोहामा को जोड़ता है। यह और यातायात की दूरी को कम करके 2480 किमी आधा कर देता है। यह समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित पतनों को एशिया के पतनों से जोड़ता है। ये है वैंकूवर, सिएटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका की ओर और योकोहामा, कोलंबो, शंघाई, हांगकांग, मनीला और सिंगापुर एशिया की ओर। दक्षिण प्रशांत समुद्री मार्ग यह समुद्री मार्ग पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पनामा नहर से होते हुए प्रशांत महासागर में प्रकीर्णित द्वीपों से मिलाता है। इस मार्ग का प्रयोग हांगकांग, फिलीपींस और इंडोनेशिया पहुंचने के लिए किया जाता है। पनामा और सिडनी के बीच तय की गई दूरी 12,000 किमी है। होनोलुलु इस मार्ग पर महत्वपूर्ण पतन है। तटीय नौ परिवहन यह स्पष्ट है कि जल परिवहन एक सस्ता साधन है, जबकि समुद्री मार्ग विभिन्न देशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। तटवर्ती नौ परिवहन लंबी तटरेखा वाले देशों के लिए एक सुगम विधि है। उदाहरणतः संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और भारत। यूरोप में शेंगेन देशों की स्थिति तटीय नौ परिवहन की दृष्टि
से उपयुक्त है, जो एक सदस्य देशों के तट को दूसरे सदस्य देश देश के तट से जोड़ता है। यदि तटवर्ती नौ परिवहन का भली प्रकार से विकास किया जाए तो इसके द्वारा स्थल मार्गों पर होने वाली यातायात भीड़ को कम किया जा सकता है। नौ परिवहन नहरें सुएज और पनाम दो ऐसी महत्वपूर्ण मानव से निर्मित नौ परिवहन नहरें हैं जिनका जलमार्ग है, जो पूर्वी एवं पश्चिमी विश्व दोनों के लिए ही प्रवेश द्वार का काम करती हैं। सुएज नहर, इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में उत्तर में पोर्ट सईद एवं दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज पतन के मध्य भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने हेतु किया गया। यह यूरोप को हिंद महासागर में एक नवीन प्रवेश मार्ग प्रदान करता है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग को दूरी की उत्तमाशा अंतरीप मार्गों की तुलना में घटाता है। यह जल बंधकों से रहित समुद्री सतह के बराबर नहर है, जो यह लगभग 160 किमी लंबी तथा 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर में प्रतिदिन लगभग 100 जलयान आवागमन करते हैं तथा उन्हें इस नहर को पार करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता है। भूमध्य सागर, नील का डेल्टा, दामिता, मजाला झील, पोर्ट सईद, सुएज नहर का निशान टाइन खाड़ी, एशिया को अल कंटरा, सालहिया इस्लामिया, सिरिबिन, अल मसूरा, बिलाविन, जगजिया, बिलविश, फईद, ग्रेट बिटर झील, बीर हसन, लिटरल बिटर झील, सुएज नहर, कैरो, आइन गुसा, सुएज की खाड़ी, शूद्र, 0 से 50 किमी इधर और 0 से 50 किमी इधर, पोत नहर, रेल मार्ग और ताजे पानी की नहर का दृश्य प्रदर्शित किया गया है। सुएज नहर का बीच में काले रंग वाले प्रदर्शन किया गया है। अत्यधिक यात्री एवं माल कर होने के कारण कुछ जलयान जिनके लिए समय की देरी महत्वपूर्ण नहीं है, अपेक्षाकृत लंबे परंतु सस्ते उत्तमांश अंतरीप मार्गों के द्वारा भी आवागमन किया जाता है। एक रेल मार्ग इस नहर के सहारे सुएज तक जाती है और फिर इस्माइलिया में एक शाखा कैरो को जाती है। नील नदी से एक नौगाम में ताजा पानी की नहर भी सुएज नहर से इस्लामिलिया में मिलती है, जिससे पोर्ट सईद और सुएज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति की जाती है। पनाम नहर, यह नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इसका निर्माण पनामा जल डमरू मध्य के आर पार पनामा नगर और कोलोन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया, जिसने दोनों ही ओर के 8 किमी क्षेत्रों को खरीद कर इसे नहर मंडल का नाम दिया है। नहर लगभग 72 किमी लंबी है, जो लगभग 12 किमी लंबी अत्यधिक गहरी कटान से युक्त है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं तथा जलयान पनाम की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले इन जलबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों की समुद्र सतह 26 मीटर ऊपर एवं नीचे को पार करते हैं। अटलांटिक, कोलोन, गाटुम बांध और लागज नहर क्षेत्र, ग्ल्यूब्राक्ट, पेड्रोमिकेट, लाक्स, गाटुक झील, मिराप्लास, लाक्स, बल्बोआ, पनामा, प्रशांत महासागर नीचे से 0 से 10 किमी के बीच में, अटलांटिक महासागर, पनामा नहर के बीच कास्टरिका, प्रशांत महासागर और कोलंबिया। ये पनामा नहर का दृश्य दिखाया गया है, जो नीचे प्रशांत महासागर से अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। रिव्यूअल कैनाल, वाई फॉर द वर्ड शॉपिंग न्यू एज Panama nails hold the referendum which polls predicated will approve the welding of their
increasingly overloaded canal. Nicaragua wanted to build on the alternative, opening the way of the ship more than the double the size of those. Panama will be able to the accommodated even after the expansion. Panama Canal expansion. Panama Canal hardens 5% of world shopping. Third shopping lane to be added by the building two new lock complex, water saving basin, move the ship between the sea and the lake level chambers, handle bigger ship than existing canal, lock gates, CSS निकारागुआना, कैरिबियन सी, कलोन और पनामा एग्जिस्टिंग नेविगेशन चैनल टू डिपेंडेड द विंडेड अटलांटिक लॉक्स और नीचे माइक्रोफ्लोर लैक्स, पेंड्रू मैंगल्स लॉक, पनामा सिटी, पनामा पैसिफिक लॉक्स, पैसिफिक ओशियन 10 किमी 6 मील्स। न्यू लॉक्स को दृश्य दिखाया है, न्यू लॉक्स कॉम्प्लेक्स को, और न्यू एसएस कैनल को दिखाया गया है। गुटाना लेक्स इज मैक्सिमम लेवल टू बी राइज 0.545 मीटर टू इंक्रीजिंग द कैनाला वाटर रिजर्व द कैपेसिटी। पनामा कैनाल्स, निकारागुआ कैनाल्स एक्सपेंडेड द टू कैनाल्स 100 किमी 60 मील्स। होंडुरस, निकारागुआ कैनाल लेक द निकारागुआ, मनागुआ पैसिफिक ओशियन और कोस्टल से जोड़ती हुई लेक निकारागुआ सैन जॉन डेल नॉर्थ से। लेंथ 80 किमी 280 किमी। कंप्लेक्शन 2014 से 15, 2018 में कोस्ट $5.25 बिलियन, $20 बिलियन। मैक्सिमम शिप साइज 1,20,000 टन्स, 2,50,000 टन्स। न्यूयॉर्क टू सैन फ्रांसिस्को 9500 किमी, 8700 किमी और डे लेस। ग्राफिकल न्यूज क्रियाकलाप। क्या आप निकारागुआ नहर के खुलने के बाद पनामा नहर पर पड़ने वाले प्रभाव की कल्पना कर सकते हैं? इस नहर के द्वारा समुद्री मार्ग से न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किमी की दूरी कम हो गई है। इसी प्रकार पश्चिमी यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट, उत्तर पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के मध्य की दूरी भी कम हो गई है। इस नहर का आर्थिक महत्व सुएज नहर की अपेक्षा कम है, फिर भी दक्षिण अमेरिका की अर्थव्यवस्था में इसका महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक जलमार्ग। नदियां, नहरें, झीलें तथा तटीय क्षेत्र प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण जलमार्ग रहे हैं। नाव तथा स्टीमर यात्रियों तथा माल वाहन हेतु परिवहन के साधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। आंतरिक जलमार्ग का विकास नहरों का नौगम्यता, चौड़ाई और गहराई, जल प्रवाह की निरंतरता तथा उपयोग में लाई जाने वाली परिवहन प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। सघन वनों से युक्त क्षेत्रों में मात्र नदियां ही परिवहन की साधन होती हैं। अत्यधिक भारी वस्तुएं जैसे कोयला, सीमेंट, इमारती लकड़ी तथा धात्विक अयस्क इत्यादि का आंतरिक जल मार्गों द्वारा यातायात किया जा सकता है। प्राचीन काल में परिवहन के मुख्य राजमार्गों के रूप में नदी मार्ग ही प्रयुक्त हुआ करते थे, जैसे कि भारत के संदर्भ में, परंतु वर्तमान समय में रेल मार्गों के साथ प्रतिद्वंदिता के कारण तथा सिंचाई इत्यादि कार्यों में जल के उपयोग से जल की पर्याप्त मात्रा के सुलभ न हो पाने एवं अत्यधिक खराब रखरखाव के कारण नदी मार्ग से होने वाला जल परिवहन अपनी महत्ता खो चुका है। चित्र में प्रदर्शित ये आंतरिक जल मार्ग उन स्थानों पर परिवहन का प्रमुख साधन है जहां नदी चौड़ी, गहरी एवं गाद से मुक्त है। आंतरिक जल मार्गों के रूप में नदियों का सार्थक घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन तथा व्यापार के क्षेत्र में सभी विकसित देशों में मान्यता प्राप्त कर चुकी है। स्वाभाविक बाध्यता के होते हुए भी अधिकांश नदियों में नदी तल को गहरा करने, नदी तल को स्थिर करने तथा बांध बनाकर जल प्रवाह को नियंत्रित कर नदियों के नौगम्यता को बढ़ाया गया है। निम्नलिखित नदी जल मार्ग विश्व के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक मार्ग है। राइन जल मार्ग। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड में रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर स्विट्जरलैंड में बेसल
तक यह 700 किमी लंबाई में नौकायन योग्य है। समुद्री पोत कोलोन तक पहुंच सकते हैं। रूर नदी पूर्व से आकर राइन नदी में मिलती है। यह नदी एक संपन्न कोयला क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है तथा संपूर्ण नदी बेसिन विनिर्माण चित्र में प्रदर्शित राइन का जलमार्ग दिखाया गया है। उत्तरीय सागर रॉटरडैम नीदरलैंड, राइन नदी डॉर्टमंड जर्मनी, डुइसबर्ग बेल्जियम, क्लोन काबलेंज फ्रैंकफर्ट इधर 50 डिग्री से बीच में मुख्य नदी, पेंज लग्जमबर्ग, मोसले नदी, मेनहाइम, नेकर नदी, राइन नदी, स्टटुगार्ट, नेसी, स्टार्सबर्ग, स्वेबियन जूरा पर्वत, फेरीबर्ग फ्रांस, दी लाग्रेस पठार और बेसल स्विट्जरलैंड के 0 से 50 किमी राइट 50 किमी लेफ्ट में दिखाई गई राइन जलमार्ग क्षेत्र की दृष्टि से अत्यधिक संपन्न है। इस प्रदेश में डसल डोर्क राइन नदी पर स्थित पतन है। रूस के दक्षिण में फैली पट्टी से होकर भारी वस्तुओं का आवागमन होता है। यह जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। प्रतिवर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान तथा लगभग 2 लाख आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुओं एवं सामग्री का आदान प्रदान करते हैं। यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। डेन्यूब जलमार्ग यह महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पूर्वीय यूरोपीय भाग को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर अनेक देशों से होती हुई पूर्व की ओर बहती है। यह टारना सेबिरियन तक नौकायान योग्य है। मुख्य निर्यातक किए जाने वाले पदार्थ गेहूं, मक्का, इमारती लकड़ी तथा मशीनरी हैं। वेल्गा जलमार्ग रूस में अत्यधिक संख्या में विकसित जलमार्ग पाए जाते हैं, जिनमें से वेल्गा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह 11,200 किमी तक नौकायान की सुविधा प्रदान करती है तथा कैस्पियन सागर से मिल जाती है। वेल्गा मास्को नहर इसको मास्को प्रदेश से तथा वोल्गा दो नहर काला सागर से जोड़ती है। बृहद झीलों सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग उत्तरी अमेरिका की बृहद झीलें सुपीरियर, ह्यूरन, इरी तथा ओंटारियो सू नहर तथा वेलैंड नहरों के द्वारा जुड़े हुए हैं तथा आंतरिक जल मार्ग की सुविधा प्रदान करते हैं। सेंट लॉरेंस नदी की एस्चुअरी बृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्यिक जलमार्ग का निर्माण करती है। इस मार्ग पर स्थित मुख्य पतन डुलूथ और बुफालो सभी आधुनिक समुद्री पतन की सुविधाओं से युक्त हैं। इस प्रकार विशाल समुद्री जलयान महाद्वीप के आंतरिक भागों में मॉन्ट्रियल तक नौकायान करते हैं, परंतु इन नदियों पर पार जाने वाले छोटे छोटे प्रपातों के कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। मिसिसिपी जलमार्ग मिसिसिपी उनोहिया जलमार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका के आंतरिक भागों को दक्षिण में मैक्सिको की खाड़ी के साथ जोड़ता है। लंबे स्टीमर इस मार्ग के द्वारा मिनियापोलिस तक जा सकते हैं। वायु परिवहन का तीव्रतम साधन है, परंतु यह अत्यंत महंगा भी है। तीव्रगामी होने के कारण लंबी दूरी की यात्रा के लिए यात्री इसे वरीयता देते हैं। इसके द्वारा मूल्यवान जहाजी भार को तेजी के साथ पूरे विश्व में भेजा जा सकता है। कई बार अगम्य क्षेत्रों तक पहुंचने का यही एक साधन होता है। वायु परिवहन न संपर्क क्रांति ला दी है। पर्वतों, हिम क्षेत्रों अथवा विषम मरुस्थलीय भूभागों पर विजय प्राप्त कर ली गई है। गम्यता में वृद्धि हुई है। वायुयान जमी हुई भूमि के अवरोध से प्रभावित हुए बिना उत्तरी कनाडा के एस्किमो के लिए अनेक प्रकार की वस्तुएं लाते हैं। हिमालय प्रदेशों में भूस्खलन, एवलांच अथवा भारी हिमपात के कारण प्रायः मार्ग
अवरुद्ध हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में किसी स्थान पर पहुंचने के लिए वायु यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। वायु मार्गों का अत्यधिक सामरिक महत्व भी होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटिश सेवाओं द्वारा ईरान में किए गए हवाई हमले इस तथ्य के साक्षी हैं। वायु मार्गों का तंत्र तेजी से फैल रहा है। चित्र में साल्सबर्ग हवाई पतन का एक वायुयान वायुयान के निर्माण तथा उनकी कार्यप्रणाली के लिए अत्यंत विकसित और स्थापनात्मक सुविधाओं जैसे विमानशाला, भूमि पर उतरने, ईंधन तथा रखरखाव की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। हवाई पतन का निर्माण भी अत्यधिक खर्चीला है और उन्हें देशों में जहां अत्यधिक औद्योगिकीकरण एवं अधिक संख्या में यातायात उपलब्ध है विकसित हुआ है। वर्तमान समय में विश्व में कोई भी स्थान 35 घंटों से अधिक दूरी पर नहीं है। हर चौंकाने वाला तथ्य उन लोगों के कारण संभव हुआ है जो वायुयान बनाते और उड़ाते हैं। वर्षों और महीनों के स्थान पर वायु मार्ग द्वारा की गई यात्रा को अब घंटों और मिनटों में मापा जा सकता है। विश्व के अनेक भागों में नित्य वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। यद्यपि ब्रिटेन की वाणिज्यिक वायु परिवहन का प्रयोग अनुकीकरण है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मुख्य रूप से युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन का विकास किया है। आज 250 से अधिक वाणिज्यिक एयरलाइनें विश्व के विभिन्न भागों में नियमित सेवाएं प्रदान करती हैं। हाल ही में हुए विकास वायु परिवहन के भविष्य के मार्गों को बदल सकते हैं। सुपरसोनिक वायुयान लंदन और न्यूयॉर्क के बीच की दूरी को 3.5 घंटों में तय कर लेता है। अंतर्महाद्वीपीय वायुमार्ग उत्तरीय गोलार्ध में अंतर्महाद्वीपीय वायुमार्ग की एक सुस्पष्ट पूर्व पश्चिमी पट्टी है। पूर्वीय संयुक्त राज्य अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और दक्षिण पूर्वीय एशिया में वायु मार्गों का सघन जाल पाया जाता है। विश्व के कुल वायु मार्गों के 60% भाग का प्रयोग अकेला संयुक्त राज्य अमेरिका करता है। न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम और शिकागो नोडीय बिंदु है जहां अभिसारित होते हैं अथवा सभी महाद्वीपों की ओर विकिरित होते हैं। अफ्रीका, रूस के एशियाई भाग और दक्षिण अमेरिका में वायु सेवाओं का अभाव है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य अपेक्षाकृत विरल जनसंख्या, सीमित स्थलखंड और आर्थिक विकास के कारण सीमित वायु सेवाएं उपलब्ध हैं। पाइपलाइन जल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे तरल एवं गैसीय पदार्थों के अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए पाइपलाइनों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइनों द्वारा जल की आपूर्ति से भी सभी परिचित हैं। विश्व के अनेक भागों में रसोई गैस अथवा एलपीजी की आपूर्ति पाइपलाइनों द्वारा की जाती है। पाइपलाइनों का प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। न्यूजीलैंड से फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध को पाइपलाइनों द्वारा भेजा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादक क्षेत्रों और उपभोग क्षेत्रों के बीच तेल पाइपलाइनों का सघन जाल पाया जाता है। बिग इंच ऐसी ही एक प्रसिद्ध पाइपलाइन है जो मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल की कुआं से उत्तरी पूर्वीय राज्य में तेल ले जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रति टन कीमी कुल भार का 17% भाग पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। तरल पदार्थों तथा गैस जैसे जल, खनिज तेल तथा प्राकृतिक गैस के अबाधित रूप से प्रवाह के लिए पाइपलाइनों का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। यूरोप, रूस, पश्चिम एशिया और भारत में पाइपलाइनों का प्रयोग तेल के कुओं को तेल परिष्करणशालाओं और पत्तनों अथवा घरेलू बाजारों से जोड़ने के लिए किया जाता है। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान में पाइपलाइन को ईरान और चीन के कुछ भागों तक बढ़ा दिया जाता है। प्रस्तावित ईरान भारत वाया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय तेल और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन विश्व में सर्वाधिक लंबी होगी। चित्र में उत्तरी अमेरिका एडमोंटोन, वैंकूवर, विनिपेग, सिएटल, टोरंटो, मॉन्ट्रियल, बोस्टन, न्यूयॉर्क, शिकागो, फोर्ट वर्थ, ह्यूस्टन, मैक्सिको सिटी, प्रशांत महासागर के ऊपर न्यू ऑरलीन्स, मियामी,
उत्तरीय अटलांटिक महासागर कर्क रेखा के ऊपर काराकास, बोगोटा, लिमा, ब्रासीलिया, दक्षिण अमेरिका, ब्यूनस आयर्स, रायो डी जेनेरो, दक्षिण अटलांटिक महासागर, सैंटियागो मकर रेखा के बगल में इधर अटलांटिक महासागर, बर्मिंघम, लंदन, पेरिस, जेनेवा, रोम, फ्रैंकफर्ट, बर्लिन, स्टॉकहोम, लेनिनग्राद, मॉस्को, व्लादिवोस्टोक, नोवोसिबिर्स्क, ओमस्क, ताशकंद, इरकुत्स्क, व्लादिवोस्टोक, टोक्यो, ओसाका, बीजिंग, शंघाई, हांगकांग, ढाका, कोलकाता, नई दिल्ली, अमृतसर, कराची, तेहरान, जेद्दा, अदन, मुंबई, चेन्नई, बैंकॉक, मनीला, क्वालालंपुर, प्रशांत महासागर, डरबन, जकार्ता, सिंगापुर, हिंद महासागर, सीचेल्स, नैरोबी, एडिस अबाब, अफ्रीका, डकार, अक्रा, लागोस, डार ए सलाम, लुसाका, हरारे, जोहान्सबर्ग, केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, पर्थ, ऑकलैंड और विलिंगटन। दक्षिणी महासागर, अटलांटिक। नीचे प्रमुख हवाई पतन का प्रदर्शन किया गया है। गोल वाले जितने काले रंग के हैं मुख्य हवाई पतन को प्रदर्शित करता है। यूक्रेन में प्राकृतिक गैस का परिवहन करती पाइपलाइनों का दृश्य दिखाया गया है। संचार, लंबी दूरियों के संचार हेतु मनुष्य ने अनेक विधियों का उपयोग किया, जिनमें से टेलीग्राफ और टेलीफोन महत्वपूर्ण थे। टेलीग्राफ पश्चिम में अमेरिका के उपनिवेशवाद का साधन बना। अफ्रीका आरंभिक और मध्य 20वीं शताब्दी के दौरान अमेरिका टेलीग्राफ और टेलीफोन कंपनी का संयुक्त राज्य अमेरिका के टेलीफोन उद्योग पर एकाधिकार था। वास्तव में टेलीफोन अमेरिका के नगरीकरण का एक क्रांतिक कारक बना। फर्मों ने अपने कार्यों को नगर स्थित मुख्यालयों पर केंद्रित कर दिया और अपने शाखा कार्यालय छोटे नगरों में खोल दिए। आज भी टेलीफोन सर्वाधिक प्रयोग की जाने वाली विधा है। विकासशील देशों में उपग्रहों द्वारा संभव बनाया गया सेल फोन का प्रयोग ग्रामीण संपर्क के लिए महत्वपूर्ण है। आज विकास अद्भुत गति से हो रहा है। पहला प्रमुख पारवेधन ऑप्टिक फाइबर तारों का प्रयोग। बढ़ती प्रतिस्पर्धा का सामना करती कंपनियों ने पूरे विश्व में ऑप्टिकल तारों को समाविष्ट करने के लिए अपनी तांबे की तार वाली प्रणाली को उन्नत किया है। इनसे आंकड़ों की विशाल मात्राओं का तीव्रता से सुरक्षापूर्वक और लगभग त्रुटिहीन संप्रेषण संभव होता है। 1990 के दशक में सूचनाओं के अंकीयकरण के साथ दूर संचार का धीरे धीरे कंप्यूटर के साथ विलय हो गया। परिणाम स्वरूप एक समन्वित नेटवर्क बना जिसे इंटरनेट के नाम से जाना जाता है। उपग्रह संचार। आज इंटरनेट पृथ्वी पर सबसे बड़े विद्युतीय जाल के रूप में 100 से अधिक देशों में लगभग 1000 करोड़ लोगों को जोड़ता है। 1000 से लोगों को जोड़ता है। उपग्रहों ने मानव जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित किया है। आप हर समय मित्रों को फोन करने के लिए एक छोटे संदेश प्रेषित करने हेतु सेल फोन का प्रयोग करते हैं, अथवा केबल दूरदर्शन टेलीविजन पर लोकप्रिय कार्यक्रम को देखने के लिए आप उपग्रह संचार सेवा का उपयोग करते हैं। 1970 से जब से संयुक्त राज्य अमेरिका और पूर्वीय सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणीय शोध किया गया, तब से उपग्रह के माध्यम से होने वाले संचार ने संचार तकनीकी के क्षेत्र में एक नवीन युग का आरंभ किया। पृथ्वी की कक्षा में कृत्रिम उपग्रहों के सफलतापूर्वक परीक्षणों के कारण अब ग्लोब के उन दूरस्थ भागों को जोड़ा गया जिनका यथास्थान सत्यापन सीमित था। इसी तकनीकी के प्रयोग द्वारा दूरी के संदर्भ में संचार में लगने वाले इकाई मूल्य एवं समय में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित कर लिया गया, जिसका तात्पर्य है कि 500 किमी की दूरी तक होने वाले संचार में लगने वाली लागत उपग्रह के द्वारा 5000 किमी की दूरी तक होने वाली संचार लागत के बराबर है। उपग्रह विकसित के क्षेत्र में भारत ने भी बड़े कदम उठाए हैं। आर्यभट्ट का 19 अप्रैल 1979 को भास्कर फर्स्ट का 1979 में तथा रोहिणी
का प्रक्षेपण 1980 में हुआ। 18 जून 1981 को एप्पल एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट का परीक्षण एरियन रॉकेट के द्वारा हुआ। भास्कर, चैलेंजर तथा इनसैट फर्स्ट बी ने लंबी दूरी के संचार, दूरदर्शन तथा रेडियो को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। आज दूरदर्शन के माध्यम से मौसम की भविष्यवाणी एक वरदान बन गई है। साइबर स्पेस इंटरनेट। साइबर स्पेस विद्युत द्वारा कंप्यूटरीकृत स्पेस का संसार है। यह वर्ल्ड वाइड वेब साइट जैसे इंटरनेट द्वारा आवृत है। सरल शब्दों में यह भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के शारीरिक संचलन के बिना कंप्यूटर पर सूचनाओं के प्रेषण और प्राप्ति की विद्युतीय अंकीय दुनिया है। इसे इंटरनेट के नाम से भी जाना जाता है। साइबर स्पेस हर जगह विद्यमान है। यह किसी कार्यालय में, जल में चलित नौका में, उड़ते जहाजों में और वास्तव में कहीं भी हो सकता है। जिस गति से इलेक्ट्रॉनिक्स नेटवर्क का विस्तार हुआ है वह मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। इंटरनेट प्रयोक्ता 1995 में 5 करोड़ और 2000 में 40 करोड़ और 2010 में 200 करोड़। विगत कुछ वर्षों में वैश्विक प्रयोक्ताओं का संयुक्त राज्य अमेरिका से विकासशील देशों में स्थानांतरण हुआ। जहां हुआ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रयोक्ताओं का प्रतिशत अंश 1995 में 66% रहा गया। अब विश्व के अधिकांश प्रयोक्ता संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, चीन और भारत में हैं। जैसा कि करोड़ों लोग प्रतिवर्ष इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, साइबर स्पेस लोगों के समकालीन आर्थिक और सामाजिक स्पेस को ईमेल, ई वाणिज्यिक, ई शिक्षा और ई प्रशासन के माध्यम से विस्तृत करेगा। फैक्स, टेलीविजन और रेडियो के साथ इंटरनेट समय और स्थान की सीमाओं को लांघते हुए अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। ये आधुनिक संचार प्रणाली है जिन्होंने परिवहन से कहीं ज्यादा वैश्विक ग्राम की संकल्पना को साकार किया है। जैसे जैसे तकनीकी का विकास हो रहा है तथा सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इस पर लगाए गए प्रतिबंध समाप्त हो रहे हैं, निजी व्यवसायिक कंपनियां, शैक्षणिक संस्थान तथा संस्कार द्वारा इन सूचनाओं तथा उपग्रह चित्रों का उपयोग असैनिक क्षेत्रों जैसे नागरिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, वन विनाश, वन उन्मूलन से प्रभावित क्षेत्रों को ढूंढना तथा सैकड़ों भौतिक प्रतिरूपों एवं